नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। तो वहीं 4 मई यानी कि आज से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। इस लॉकडाउन की मियाद 17 मई तक की है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में केंद्र सरकार की तरफ से कई रियायतें भी दी गई है। लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने के साथ ही केंद्र सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों में भी छूट का ऐलान किया है। हालांकि कुछ सेवाओं पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर कई राज्य सरकारें भी लॉकडाउन में केंद्र के फैसले के बाद रियायतें दे रही है। दिल्ली सरकार भी कुछ रियायतें देने जा रही है। इनमें सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे जो जरूरी सेवाओं से संबंधित है। गैर जरूरी सरकारी सेवाओं में डिप्टी सेक्रेटरी और 33% स्टाफ आएगा। निजी संस्था की बात करें तो वहां भी 33% स्टाफ आएगा। स्टेशनरी, सभी तरह की स्टैंड अलोन शॉप भी खुलेंगी। शराब की दुकानें खुलेंगी। जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां भी आज से खुलेंगी। इसी के साथ उनकी सप्लाई चेन भी खुलेगी। तो वहीं आईटी, हार्डवेयर, ई-कॉमर्स में जरूरी सेवाएं रहेंगी। वहीं शादी में 50 लोगों को इजाजत और किसी की मौत होने पर 20 लोगों की जुटने की इजाजत दी गई है। तो दूसरी तरफ 40 दिन बाद पहली बार शराब की दुकानों को भी सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिली है। सुबह शराब की दुकानें खुलते ही कई शहरों में लोगों की लंबी कतार लग चुकी है और इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन भी कई जगहों पर पाया गया। तो देश में 17 मई तक लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाया गया। तो वहीं आज से सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। इसी के साथ छूट को लेकर सरकार की गाइडलाइन भी जारी की गई है। तो लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ फिलहाल हाल है, इसकी जानकारी देने के लिए मनीष श्रीवास्तव, विशेष संवाददाता, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। मनीष, 3.0 लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। तीसरा फेज ये लॉकडाउन का माना जा रहा है। अगर 12 बजे तक की मैं तस्वीरों की बात करूं तो किस तरीके से वहां पर जो है 3.0 का पालन किया जा रहा है, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल सुबह से देखने को मिल रही हैं? आयुषी, देखिए, पूरे लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा फैसला शराब की दुकानों को लेकर के था। और सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं और लोग जो है, कई ऐसी भी दुकानें थी जो बंद थी और तमाम ऐसी भी दुकानें दिखी जिनमें राशन में इतनी लंबी लाइन नहीं देखी गई होगी राशन वितरण में, लेकिन शराब को पाने के लिए लोग लाइनों में लगे थे। और आयुषी, सिर्फ लाइनों में ही नहीं लगे थे, तमाम ऐसे लोग बाकायदा बोरे और बैग तक लेके आए थे। कई पेटी शराब लोग ले जा रहे हैं। कई लोगों से न्यूज इंडिया की बात हुई, उनका ये भी कहना था कि क्या पता 24 घंटे के बाद कहीं सरकार इसको बंद ना कर दे, तो ऐसे में शराब मिले या ना मिले। तो लोगों में कहीं ना कहीं भ्रांतियां भी हैं और सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है इस फैसले से तो वो है प्रशासनिक तंत्र, क्योंकि शराब की दुकानों के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद है। कई जगह लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जरूरी एहतियाती कदम जो प्रशासन ने बताए हैं कोरोना को लेकर के, उसको उठाने से ये लोग परहेज कर रहे थे। और सबका बस एक ही वो था कि किसी तरह से उनको एक बोतल शराब मिल जाए। तो ऐसे में पुलिस पूरी तरह से डिप्लॉय वहां पर थी। प्रमुख सचिव आबकारी हैं यहाँ पर संजय भूसरेड्डी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लखनऊ में तमाम दुकानों का जो है खुद सुबह सुबह जायजा लिया है। तमाम बड़े अफसर, आबकारी आयुक्त भी, गुरु प्रसाद भी तमाम जगह दौरा कर रहे हैं कि व्यवस्था में किसी प्रकार की कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। हालांकि चूंकि इतने दिनों के बाद शराब की दुकानें खुल रही हैं तो ये भी अंदेशा सरकार जता रही थी कि ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, दामों की ज्यादा वसूली हो सकती है। इसको देखते हुए एक दिन पहले ही आबकारी आयुक्त भी गुरु प्रसाद ने एक आदेश जारी किया जिसमें ये साफ तौर पे कहा था शराब की ओवर रेटिंग ना हो। लेकिन सुबह से जो नजारा था वो वाकई हैरान करने वाला था। हर एक शराब की दुकान के बाहर लंबी लंबी कोसों लंबी लाइनें लगी हुई थी और सारी पुलिस फोर्स लॉकडाउन को छोड़ करके अब शराबियों को नियंत्रित करने में और संभालने में ही लगी हुई है। आयुषी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहले दिन अगर हम बात करें, तीसरा फेज यहाँ पर लॉकडाउन का जारी है और तीसरे फेज में ही जो देश भर के कई शहरों में ये तस्वीर बिल्कुल अलग दिखी। उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है पूरी तरीके से। जयपुर से दीपक चावला हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर राजस्थान की बात करूं तो सुबह सुबह एक बुरी खबर यहाँ पर मिल चुकी है। आंकड़ा काफी ज्यादा यहाँ पर कोरोना संक्रमितों का हो चुका है
और आज से तीसरा फेज भी यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। तो किस प्रकार की, अगर प्रदेश की बात करूं तो किस प्रकार की चीजों में यहाँ पर रियायत दी गई है, अगर जो उल्लंघन करता है किस प्रकार से वहां पर कार्रवाई की जा रही है, जानकारी दें। देखिए बिल्कुल आयुषी, लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है। आज पहला दिन अपन कह सकते हैं कि आज पहला दिन है और ऐसा लगभग 2 महीना लगभग हो चुका है। अब तीसरे जो महीना उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन अब तक था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दी है और सब कुछ अगर शॉर्ट में कहे तो राजस्थान में सब कुछ खोला गया है। सिर्फ और सिर्फ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, कोई धार्मिक जो प्रोग्राम है वो, राजनीतिक प्रोग्राम है वो, या फिर वो ऐसी बसें, ट्रेनें, ये ऐसी जो व्यवस्था है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो सकती है वो बंद है। और इसके अलावा तो काफ़ी कुछ खुल चुका है। हालांकि मुख्य बाजार है वो भी अभी तक नहीं खुला है। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मेडिकल शॉप है, किराने की शॉप है, ये सब खुल चुकी है। लेकिन राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण ये देखा जा रहा था कि राजस्थान में जो है सरकार को अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो उसको देखते हुए शराब की जो अधिकारी है, जो आबकारी के अधिकारी, उन्होंने डिसीजन लिया था कि आज से शराब की दुकानें खोलेंगे और आज से शराब की दुकान खुली भी है। टाइम ये दिया गया था सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का, लेकिन 10 बजे फिक्स जैसे ही दुकान खुली तो राजधानी जयपुर की बात कर ले तो यहाँ पर नज़ारा कुछ और था। दुकानों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, करीब अपन यूँ कहें कि 1.5-2 किलोमीटर तक की लाइनें भी लगी हुई थी। लेकिन एक नियम ये भी आया था, गाइडलाइन ये आई थी कि किसी भी शराब की दुकान के बाद 5 से ज़्यादा व्यक्ति जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते। तो यानी कि वहाँ पर 2 किलोमीटर की लाइन लग रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो दुकान के जो नियम है, आबकारी के जो नियम है, उसकी धज्जियाँ उड़ रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियाँ उड़ रही थी। इसीलिए आबकारी विभाग के मीडिया, जब मैं खुद मौके पर गया एक दुकान में जहाँ पर दुकान खुली थी और वो लोग, लाइन भी काफ़ी लंबी थी, लेकिन जैसे ही मैं मौके पर गया, कैमरा न्यूज़ इंडिया का शुरू हुआ, उसके बाद शराब जो व्यापारी है उसने अपनी दुकान बंद कर ली, मेरे से आके बात करी, कहा कि साहब जो है लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है इसलिए मैंने दुकान बंद कर दी है, जैसे भीड़ हट जाएगी, 5 लोग आ जाएंगे, मैं वापस से खोल के देना शुरू कर दूंगा। तो कह सकते हो एक असमंजस की स्थिति शराब जो व्यापारी है उनमें भी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का और नियम का कैसे वो पालन करें, क्योंकि वो तो अपनी दुकान खोल लेते हैं और वो कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप आ सकते हैं, लेकिन जो भीड़ है वो मानने को तैयार नहीं होती। भीड़ एक साथ बड़ी संख्या में दुकान के बाहर पहुंच रहे, जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। और इतने लोग एक साथ एक समय पर अगर मौजूद रहेंगे जी, और लेकिन दीपक, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष ने भी बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी सेम हालत देखी जा सकती है, सिर्फ जयपुर में ही ये नजारा नहीं। सुबह से हम तमाम शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर लंबी लंबी कतारें जो शराब की दुकानें हैं उनके बाहर लगी हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सरकार की तरफ से यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है, तमाम वहां पर नियम कानून निकाले गए हैं, तो आखिरकार इन नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए बिल्कुल आयुषा, आपने ठीक कहा, गाइडलाइन आ चुकी है कि 5 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं निकले। मैं जयपुर की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं जयपुर गया हूं, लेकिन ऐसा ही नज़ारा राजस्थान में भी है, पूरे राजस्थान में है, और ऐसा ही नज़ारा पूरे हिंदुस्तान में है जहाँ जहाँ शराब की दुकानें हैं। मैं बात कर लेता हूँ। देखिए नियम ये कहा गया है कि 5 व्यक्ति जो है दुकान के बाहर इकट्ठा नहीं हो सकते। अब वो 5 व्यक्ति को मेंटेन कौन करेगा, क्योंकि जो शराब का जो व्यापारी है वो तो अपनी दुकान के अंदर रहेगा, शराब देगा, लेकिन 5 व्यक्ति की भीड़ को मेंटेन कौन करेगा, उनको खुद को ही करना पड़ेगा। क्योंकि हर जो जगह, हर कॉलोनी है, वहाँ पर शराब की दुकानें काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, संभव नहीं है कि हर शराब की दुकान के बाहर जाके पुलिस वाले जाए और लोगों को समझाए। हालांकि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ पर अच्छी बात ये थी कि वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद थे और पुलिसकर्मी एक बार फिर से वही कोरोना वॉरियर की जो भूमिका है वो निभाते नजर आए थे। सभी को ये समझाइश कर रहे थे, गोला वहाँ पर मना दिया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल रखें और तमाम नियम है वो आप पूरा करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हर जगह, हर गली में, हर घर के अंदर पुलिस नहीं पहुँच सकती। कुछ तो जिम्मेदारी हमको खुद को उठानी पड़ेगी, कुछ तो जिम्मेदार हमको भी होना पड़ेगा। आप अगर शराब पीते हो, आपको ठीक है, आपको शराब पीना अच्छा लगता है तो आप जा सकते हो, लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर भीड़ लग रही है तो आप तुरंत लौट के वापस अपने घर चल जाए और इंतजार करें कि कब यहाँ से भीड़ कम होगी और मैं कब जाता हूँ। और ये तो स्वाभाविक बात सी है कि 2 महीने से अगर दुकान बंद है और सुबह 10 बजे खुलेगी तो एकदम से भीड़ तो इकट्ठा ही होगी। तो ऐसा नहीं है कि आज के लिए शराब की दुकान खुली है, ये तो हमेशा से अब खुली रहेगी। तो आप आराम से अपना समय निकाल कर जाए, भीड़ को नहीं देखे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और ज़रा उनके बारे में सोचिए जो इस फ्रंट लाइन में हमारे जो वॉरियर है, डॉक्टर है, पुलिस है, मीडिया है,
सफाई कर्मी वो बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई आप अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। सरकार ने ये आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है कि किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था को कोई बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवजह घर के बाहर, सड़कों के बाहर निकलना लग जाए। जी आयुषी, बिल्कुल। मनीष भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, जिस तरीके से कहीं ना कहीं दीपक ने भी ये बात कही है कि लोगों को भी यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से 40 दिन के से ज्यादा का समय यहाँ पर हो गया है, लोगों को घरों में कैद है लोग इस संकट में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो 40 दिन धरे के धरे रह गए। तो क्या कुछ लगता है आपको कि कहाँ पर यहाँ पर कमी रह गई है? जिस तरीके से तस्वीरें सुबह से देखने को मिल रही है, उल्लंघन किया जा रहा है। पहली बात यह है कि अगर जो सरकार आवश्यक वस्तुओं को ऑनलाइन डिलीवरी और फोन के माध्यम से डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने में ज्यादा जोर दे रही थी, तो कहीं ना कहीं शराब की जो बिक्री थी उसको भी आप ऑनलाइन कर सकते थे, जिससे सड़कों पर भीड़ न उमड़ती। और आपने जो बीते 2 लॉकडाउन से कमाया है, हासिल किया है कोरोना के खिलाफ जंग में, वो आपका बर्बाद ना होता। दूसरा सिक्के का सबसे बड़ा पहलू कि आखिर सरकारों ने ये फैसला क्यों लिया और सरकार किस प्रकार से शराब से जो आबकारी से जो राजस्व सरकारों को मिलता है वो कैसे निर्भर होती है। दरअसल राज्यों की कमाई के जो मुख्य स्रोत होते हैं आयुषी, वो जीएसटी, भू राजस्व और पेट्रोल डीजल पे लगने वाले वैट या सेल्स टैक्स होते हैं, और शराब पर भी एक्साइज ड्यूटी, गाड़ियों पे तमाम तरह के टैक्स लगते हैं। जब शराब और पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया और सेंट्रल भी इसमें केंद्रीय जीएसटी से हिस्सा राज्यों को देता है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है और केंद्र सरकार ने भी बीते कई महीनों से राज्यों को जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया है, इसको लेकर के राज्य कई बार शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो राज्यों को 1.5 से 2% तक, बल्कि 3-3% तक जो कर्ज लेना पड़ रहा है लॉकडाउन के दौरान, जैसे उत्तर प्रदेश में गेहूं की बिक्री के लिए 1000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है राज्य सरकार ने लिया है, और इस तरीके से अलग अलग राज्यों में ये हो रहा है, क्योंकि राज्यों का तकरीबन 15 से 30% हिस्सा जो होता है वो शराब से यानी आबकारी से आता है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कुल टैक्स के राजस्व का 20% हिस्सा यहां से मिलता है, और उत्तर प्रदेश ने 2019-20 में शराब की बिक्री से तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए कमाए थे। तो अब आप ये देखिए कि साहब ये आंकड़ा कहां तक जा रहा है। हजारों करोड़ में एक राज्य का अगर आंकड़ा है तो पूरे देश का तो ये लाखों करोड़ में होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आबकारी के राजस्व को एक बड़ी चोट पहुंच रही थी, और इससे मुख्य राजस्व जो हासिल होता है वो राज्यों को होता है। तो राज्यों को तकरीबन सालाना अगर हम बात करें 2019-20 की बात करें तो 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई राजस्व की हुई थी शराब बिक्री से देश में तमाम और राज्यों को। तो ऐसे में लॉकडाउन के दौरान ये जो फैसला सरकार ने लिया, ये यूं ही नहीं लिया है। सरकार का भी ये सोचना है कि अगर हम आबकारी राजस्व ही कम से कम शराब के माध्यम से अगर आएगा तो जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसमें कुछ तो आंशिक योगदान आबकारी का रहेगा। लेकिन सरकार जब कोई फैसला लेती है तो उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए जमीन पर खाका जो खींचती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो जरूर रह जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे इन्होंने जो फैसला दिया कि साहब एक स्टैंड अलोन दुकान खुलेंगी, जो शॉप्स केवल अकेले में है, मॉल्स और तमाम मार्केट में जो दुकानें हैं शराब की वो नहीं खुलेंगी, लेकिन तमाम ऐसी दुकानें भी प्रशासनिक छूट का फायदा उठा करके खुल गई जिनको नहीं खुलना चाहिए था। हाँ। और ऐसी दुकानें भी खुली कि जिनके बाहर जो है इतनी भीड़ दिख रही है, कुछ तो नियम बनने चाहिए थे। आप शराब लेने जा रहे हैं, आप 1 बोतल लेंगे, आप 2 बोतल लेंगे, चलिए आप आपको मैक्सिमम कर दिया जाए 5 बोतल लेंगे, आप पूरा गोरा ले जा रहे हैं। वही सवाल मेरा भी यही था कि जिस तरीके से जो देश के लोग हैं उनमें वो सतर्कता, वो जागरूकता क्यों नहीं आखिरकार आ पा रही है? क्योंकि लॉकडाउन से पहले की अगर तस्वीर हमने देखी तो कहीं ना कहीं वही हड़बड़ाहट यहाँ पर राशन के लिए की गई थी, क्योंकि लगातार सरकार भी कह रही थी कि हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तमाम तस्वीरें हमने देखी थी। आज के बाद जो रियायत यहाँ पर दी गई है तो इसका मतलब दुकानें रोज तो खुलेंगी, लेकिन पहले ही दिन आप इतनी हड़बड़ाहट दिखा रहे हैं तो यहाँ पर सरकार सख्त भी हो सकती है। ये क्यों नहीं आखिरकार लोग समझ रहे हैं? लोग समझने को तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो निगेटिव साइड इफेक्ट होगा आयुषी, आप ये देखिए कि अपराधों में बेतहाशा कमी आई हुई है। अब शराब की दुकानें खुल रही हैं और शराब अवेलेबल है, और शराब की वजह से राज्य में अपराधों का आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ता है। तो लॉकडाउन में कहीं ना कहीं अब अपराधों को झेलने के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि जिस प्रकार से शराब की दुकानों को खोला गया है और वहां पे जो इंतजाम दिख रहे हैं वो वाकई निराश करने वाले हैं। और बीते 2 लॉकडाउन से जो देश ने कोरोना के खिलाफ कमाया है उसको उस पूरी मेहनत से प्रधानमंत्री की मंशा पर पानी फिर रहा है। ये राज्यों की जिम्मेदारी थी, गृह मंत्रालय ने राज्यों पर डाला था, लेकिन राज्य इंप्लीमेंट
करने में कहीं ना कहीं चूक गए हैं, क्योंकि पूरा प्रशासनिक तंत्र सिर्फ शराब की दुकानों की रखवाली और उनके बाहर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगा हुआ है। लॉकडाउन में जो चेकिंग होनी चाहिए थी, लोग जो लगातार बाहर निकल रहे हैं सड़कों पर, आज ऐसा मजबा दिख रहा है कि जैसा जो है मतलब कहीं जलसा हो रहा है। इतने इतने लोग खड़े हुए हैं, कोई लिमिट नहीं है। आपको एक लिमिट बांधनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, पुलिस प्रशासन कितना आपको नियंत्रित करेगा, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। आपको अपने परिवार, अपने देश, अपने आसपास के लोगों के प्रति सोचना चाहिए था। लेकिन शायद कहीं ना कहीं जो शराब का सेवन लोग करते हैं, उन्होंने इस बात को बस हवा में उड़ा दिया है। जी जी बिल्कुल। यहाँ लगातार जयपुर से दीपक चावला भी जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर राजधानी जयपुर की मैं बात करूं, क्योंकि हॉटस्पॉट राजधानी बनी हुई है और लगातार आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, तो जिस तरीके से आपने बताया है कि सुबह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लोग उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का और दुकानों पर भीड़ दिखाई दे रही है, तो क्या कुछ फिलहाल अब सरकार की तरफ से एक्शन लेने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है? क्योंकि तमाम अगर राज्यों की मैं बात करूं तो हमने देखा था सुबह तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही थी और तमाम जगहों से भी सामने आ रही थी, वहां पर तुरंत ही जो ऐसी दुकानें थी उन्हें तुरंत ही बंद करवा दिया गया था। तो क्या कुछ फिलहाल राजधानी में यहाँ पर तैयारी की जा रही है? देखिए, बिल्कुल ये बात यहाँ पर भी सही है। राजधानी जयपुर में और राजस्थान में भी जो शराब की कई सारी दुकान हैं उनको बंद करवा दिया गया है। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही थी और मीडिया में लगातार जिस तरह से खबरें चल रही थी और जैसे जो आबकारी के जो अधिकारी, उनको भी ये सूचना मिली कि इसकी वजह से सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो वो आबकारी की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची है, दौरा किया है इलाके में। जहाँ जहाँ नियम नहीं थे उनको जो है उन दुकानों को बंद करवा दिया है, उनको स्ट्रिक्ट जो है वार्निंग देके उनको बंद कर दिया गया है। और जब मेरी भी बात हुई आबकारी के अधिकारी, उन्होंने यही बात कही कि हमारी टीम जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, गश्त दे रही है और जहाँ जहाँ नियम टूटेंगे वहाँ वहाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप कार्रवाई कर रहे हो और जहाँ जहाँ नियम टूटने होते हैं वहाँ पर कार्रवाई बनती भी है। एक मैसेज भी जाता है कि किस तरह से आबकारी विभाग, पुलिस अधिकारी सब निर्देश है, सख्त है। लेकिन एक बात ये बिल्कुल समझनी होगी कि जैसा कि मैंने कहा कि तीसरे चरण में हम प्रवेश हो चुके हैं और अब बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे अपने ऊपर, खुद के ऊपर, कि हम किस तरह से अपने आप को महफूज करते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को महफूज करेंगे तो हम हमारे साथ हमारे परिवार को महफूज करेंगे और जब हमारा परिवार महफूज होगा तो हमारी गली महफूज होगी और हमारी गली महफूज होगी तो हमारा एरिया महफूज होगा और एरिया से हमारा शहर, शहर से हमारा राज्य, राज्य से हमारा पूरा हिंदुस्तान। तो यानी कि कह सकते हो कि कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार होना पड़ेगा। ये सरकारों ने, राज्य सरकार की अगर बात कर ले, केंद्र सरकार की बात कर ले, तो केंद्र सरकार की मंशा यही है कि जो भी लोग हैं जिनको ज़रूरतमंदों का सामान है वो मिलता रहना चाहिए। और इसके अलावा आर्थिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कीमती मानी जाती है, क्योंकि अगर वो आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ जाएगी तो उस देश का, उस राज्य का क्या होगा, जहाँ पर नौकरियाँ चल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी की स्थिति आ जाएगी और लोगों के पास पैसा नहीं होगा। तो इसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है, एक सराहनीय डिसीजन है। लेकिन राज्य सरकार को इस पर इम्प्लीमेंट और करना चाहिए था और ज़्यादा होमवर्क करना चाहिए था। बहरहाल आज पहला दिन है, ये हम जो चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा बिल्कुल सरकार के नुमाइंदों तक भी पहुंची होगी और सरकार तक भी पहुंची होगी, सीएम तक पहुंची होगी। अब हो सकता है, जहां तक मेरे को इनपुट मिल रहा है, कि अब वापस से आज जो है वापस से फीडबैक लिया जाएगा और इसमें कहने में कोई कोताही नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में वापस से कुछ नई गाइडलाइन आ जाए, उसमें कुछ वापस से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, वापस से किसी चीज़ों को, किन चीज़ों को वापस से बंद कर दिया जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम पे ऐसा डिसीजन भी आ जाए। क्योंकि दीपक, ये बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी हमने देखा था कि केंद्र सरकार ने तो फैसला कर दिया था, लेकिन जो लास्ट फैसला है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के हाथ में है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि राज्य सरकार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, बहुत कुछ निर्भर करता है। जिस तरह से परिवार का मुखिया होता है वो परिवार का ख्याल रखता है, उसी तरह से राज्य सरकार का जो मुखिया है, जो सीएम है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका फर्ज बनता है कि राजस्थान के एक एक जनता को जो है अब पूरा उनका ख्याल रखे, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ की परेशानी ना हो। इस वक्त परेशानी यही है। एक व्हाट्सएप पे मेरे पास एक खबर, एक कविता भी आई थी, उसमें कहा गया था कि साल 2020 अपने आप को महफूज रखने का है, व्यापार में प्रॉफिट और लॉस का साल नहीं है। यानी कि इस साल केवल आप अपनी चिंता करें, प्रॉफिट और लॉस तो इसके लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। इस वक्त देश के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमारे लिए, अपने परिवार के लिए। तीसरे चरण में हम लॉकडाउन में प्रवेश हुए हैं, बिल्कुल हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और एक एक व्यक्ति, हर परिवार का एक एक व्यक्ति, हर देशवासी अगर ये प्रण ले ले कि हम तो घर से बाहर लॉकडाउन में नहीं निकलेंगे, क्योंकि जब तक
मैं अपने घर में हूँ, मैं एकदम सुरक्षित हूँ, तब तक ये लॉकडाउन सफल होगा। और इसी तरह से ये नजारा जो आज मैं देख रहा हूँ जिम्मेदारी भी यहाँ पर लोगों की बनती है कि वो इस मुश्किल घड़ी को समझे, इसको बिल्कुल हवा में ना जाने दे। तो डॉक्टर चंद्रसेन भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रसेन जी, जिस तरीके से 40 दिन से ज्यादा का लॉकडाउन हो गया, आज से तीसरा फेज शुरू हो गया है, लेकिन तस्वीरें जिस तरीके से देखने को मिल रही है, 3.0 इसे नाम दिया जा रहा है इस फेज को, और कहीं ना कहीं तस्वीरें जिस तरीके से हम देख रहे हैं, उल्लंघन यहाँ पर नियमों का किया जा रहा है। शराब की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ आप देख सकते थे, किस तरीके से लोग नियमों को ताक पे रखकर, अपनी जान को ताक पर रखते हुए भीड़ लगा के बैग्स लेकर लाइनों में लगे। तो कहीं ना कहीं अगर सवाल ये उठता है कि अगर इन्हीं लोगों में से अगर कोई कोरोना संक्रमित यहाँ पर मिल जाए, तो अगर ये फैलता है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? आरुषि, पूरे उत्तर प्रदेश से शराब की दुकानों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जगह जगह में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। समय से पहले लोग लाइनों में खड़े थे और शराब की दुकानें खुलते ही वो भीड़ लगातार बढ़ती चली गई है। न्यूज इंडिया की टीम अपनी पूरे उत्तर प्रदेश के रिपोर्टरों से ये विजुअल्स मंगाए गए और उन्होंने देखा कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं। सुबह से लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया, गाड़ियों की लाइन लगा दी है। ऐसे समय में ये बहुत ही घातक हो सकता है कि जितनी भी मेहनत अभी तक करी गई है इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, वो सब नाकाफी हो जाएगी। और आपको मैं एक बात और भी बता दूं कि अगर देखें लॉकडाउन 2 की अगर हम बात करें, इससे पहले जो हुआ था उसमें घरेलू हिंसा के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हुए मिले हैं। हाँ। और आपको अगर उत्तर प्रदेश की बात बता दें तो अप्रैल में ये एक दिन में 709 कॉल आई, 15 अप्रैल को 790 हो गई, 16 अप्रैल को 793 हो गई और 17 अप्रैल को 908 हो गई, 18 को 815। आप देखिए घरेलू हिंसा के किस तरह की शिकायतें सरकार के पास आ रही थी। और इन आंकड़ों को देखते हुए कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इस तरीके का डिसीजन लिया जाना चाहिए, खास तौर पर निचले तबके में जहां रहने के लिए लोगों के पास जगह कम होती, छोटे छोटे घर होते हैं। और इतने लंबे समय में लॉकडाउन रहने के बाद में जब आदमी बाहर निकलता है और शराब पीता है तो उसके बहुत भयंकर परिणाम आ सकते हैं। और तनाव का और घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए हम लोग कितने दिनों से लॉकडाउन में है और सबको मालूम है कि घर में जो पैसे हैं वो जरूरत की चीजों के लिए है और कब तक चलेगा ये नहीं मालूम कि कब हमारे आने वाले समय में हमारे पास पैसा आना शुरू होगा। जो हाउसवाइफ्स हैं उन्होंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं जो रोजमर्रा की रोज की जरूरतें उनके पूरा करने के लिए। ऐसे समय में जब शराब की दुकानें खुलती हैं तो जाहिर है पुरुष उनसे पैसे लेके बाहर निकलेंगे, घर का तनाव बढ़ेगा और ये हिंसा और बढ़ेगी। पिछले लॉकडाउन 2 के आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने जो ये नियम लागू किया है, मुझे नहीं लगता कि सही समय पे है कि इंतजार और करना चाहिए था, राजस्व के कुछ साधन और ढूंढने चाहिए थे। ये बहुत इसके भयंकर परिणाम होंगे। और सुबह से देखने को मिला है कि सारी अपील भारत सरकार की, प्रधानमंत्री की, योगी जी की सारी अपील एक दरकिनार हो गई है। और शराब की दुकानों के सामने जिस तरीके से लाइन लगी हुई है, जिस तरीके से लोग टूट पड़े हैं, वो अपने आप में बहुत खतरनाक होगा कोरोना संक्रमण की फाइट के लिए। क्या कुछ लगता है आपको, जिस तरीके से तस्वीरें अगर हम देखें सामने आ रही है, क्या कुछ लगता है क्या शाम तक सरकार, जो तमाम सरकारें हैं, क्या इस पर बड़ा फैसला ले सकती है या फिर लेना चाहिए? देखिए पुलिस लगातार मुस्तैद हो गई है, जैसे ही खबरें मिली वो ठेकों पे जा रही है और लगातार इस तरह की खबरें आ रही। अधिकारी भी अपने केबिन से निकलकर शराब की दुकानों के आसपास पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, वो टूटे ना। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये हो सकता है कि मतलब शुरुआती दौर सुबह का रुझान हो, उसके बाद सरकार पर नियंत्रण कर ले, लेकिन जो लोग लाइन में लगे हैं उनको इस बात को समझना होगा कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो अब जान है। और अगर जान बची रही तो बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। आपको ऐसी याद होगा कि अमेरिका, इंग्लैंड के सर्वे के अनुसार उन्होंने कहा कि शराब पीने वालों को कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा होगा। और वहां की आप रिपोर्ट्स देखिए, इनका इम्यून, शराब पीने से इनका जो संक्रमित मरीज होते हैं उनको ठीक होने में वक्त लगता है और से इम्यूनिटी सिस्टम भी खराब होता है। तो ये समय स्वस्थ रहने का है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का है शराब के सेवन से। और ये कंट्रोल नहीं होगा ना इन पे कि कितनी शराब ये पिएंगे। और सबसे बड़ी बात अभी ये देखिए कि सारी जगह जो पलायन हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये व्यवस्था करी है कि सारे जितने मजदूर हैं और इस तरह के लोग हैं वापस उत्तर प्रदेश में आ जाएं, उनके खातों में पैसे डाले गए हैं ताकि रोजमर्रा की वो अपनी जरूरतों को पूरा करें और दो वक्त का खाना खा सकें। ऐसे समय में वो समुदाय जिसके जो वापस जिनकी घर की वापसी हुई है, जिनके अकाउंट में पैसा है, वो किस स्थिति पे आएंगे, वो किस तरीके से शराब की दुकानों के आगे भीड़ जमा करेंगे, अपने आप में बहुत खतरनाक बात होगी। अभी तक देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में
ये कोरोना वायरस कम फैला हुआ है और ये अच्छी बात है भारत के लिए। लेकिन अब अगर इस तरीके से शराब के ठेके खुले और ये ग्रामीणों से लोगों की भीड़ और मजमा शुरू हुआ गाँव में, तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक साबित होगा, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और बिल्कुल सही कहा आपने, अगर समय रहते हुए इस चीज पर ध्यान नहीं गया तो आगे जाकर ये और भी घातक हो सकता है। फिलहाल 12 बजे की तस्वीरें हमने देखी है यहाँ पर, उम्मीद करते हैं आगे की जो तस्वीरें आए वो इतनी भयावह ना हो। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आज से 4 तारीख है आज, और आज से 3.0 लॉकडाउन का शुरू हो चुका है तीसरा फेज, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, भले ही सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ रियायतें जो दुकानें हैं उनको दी गई है, लेकिन लोग जिस तरीके यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हैं, नियमों को ताक पर रखकर उल्लंघन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत ही इस पर विचार करना चाहिए। तो लगातार न्यूज़ इंडिया भी यहाँ पर लोगों से अपील करता है कि कोरोना का संकट अभी नहीं गया है, जितना हो सके अपने घरों पर रहे, अपने परिवार का ध्यान रहे और स्वस्थ रहे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।